ठीक है, देखो बेटा तो वापस आते हैं हम लोग, है ना, और हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास का जो जर्नी है, ठीक है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से, है ना, अपने बैच के नाम को निखारते हुए, है ना, रसायन शिखर बैच, ठीक है ना, ठीक है। देखो बेटा, हाँ तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास। अभी लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले थे क्या, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्या, कितने तरीके का वॉइड्स होता है, उसकी संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, कि कोई भी ठोस है उसमें अपूर्णता को समझने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, है ना, कि खास करके वैसे कौन से घटक हैं जो ठोस के निर्माण में सहायक हैं। बेटा देखो, जो सहायक होता है बाधक भी वही होता है ना। जैसे मान के चलो कि मैं अगर बात बोलूं कि पूरे महाभारत में कृष्ण भगवान, ठीक है ना, अर्जुन के सारथी के रूप में काम कर रहे थे, तो वो क्या थे, सहायक थे। तभी तो अर्जुन क्या कर पाया, उस महाभारत के युद्ध को जीत सका। एक तरफ 100 कौरवों की सेना और एक तरफ 5 पांडवों की सेना। तो सहायक अगर बहुत अच्छा हो, समझ गए ना, तो आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन अगर वही सहायक बाधक बन जाते तब, जैसे बार बार अर्जुन तो बाण चलाना नहीं चाहता था ना, क्योंकि वो बाण उठाता था तो उसको अपना दिखता था। वो तो बार बार कृष्ण भगवान के कहने पर ही ना कि जो तुमको अभी अपना दिख रहा है वो तुम्हारा अपना नहीं है, मेरा अपना है ना। तुमको तुम्हारे अपने को नहीं मारना है, हमारे स्वरूप को मारना है, ठीक है। तो जो सहायक है वही बाधक भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था क्या, कि ठोस को समझने के लिए पहले ठोस के निर्माण में कौन कौन से घटक सहायक हैं, उसमें जो परिवर्तन अगर हम ला देंगे तो वही घटक क्या बन जाएगा, बाधक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाधक बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको वो थोड़ा जो हमारे कंटेंट में नहीं था, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में उतनी सारी बातें नहीं है, उसने नहीं बताया आपको पूरा वो सारी बातें, है ना, कि आपको उसके पहले ये जानकारी होना चाहिए। लेकिन हाँ, ठोस के निर्माण के लिए कौन कौन से घटक सहायक हैं ये आपको जानना चाहिए। ये आपका क्या है, एक मान के चलो ज्ञान की बिंदु है, वो पता होना चाहिए। और वो अगर डिस्टर्ब होता है तभी ठोस में क्या उत्पन्न होगा, अपूर्णता उत्पन्न होगा। इसलिए मैंने पहले वो इलेबरेट किया और आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि ठोस में अपूर्णता का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके पहले हम बैच को देख लेते हैं। हमारे बैच का नाम क्या है, रसायन शिखर बैच, ठीक है ना। मतलब ये आपको रसायन के क्षेत्र में कहाँ पहुँचाएगा, शिखर की ओर पहुँचाएगा। तो शिखर, मान लो शिखर यहाँ है, ठीक है ना। तो शिखर पर डायरेक्ट तो हम नहीं पहुंच सकते ना। तो शिखर पर पहुंचने के लिए हमें निरंतर क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हर बार प्रयासरत रहना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि चमकते तो सभी हैं लेकिन निखरते वही हैं जो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आपको अगर जीतना है ना, ठीक है ना, तो सिर्फ क्या, प्रयासरत रहना है। समझ में है ना। सब चमकता है, सारा बच्चा, सबके पास ज्ञान कुछ ना कुछ है ना। ऐसा नहीं है कोई भी बालक, है ना, मंद बुद्धि का नहीं होता है। समझ गए, सबकी बुद्धि एक समान, सबका मांस जो मस्तिष्क का वेट है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स हैं, है ना, सब में सेम है। आप प्रयास करते हैं तो उसकी संख्या अधिक मात्रा में एक्टिवेट हो जाती है, तो तुम ज्ञान के धनी हो जाते हो। और तुम अगर प्रयास नहीं करते हो तो कम मात्रा में न्यूरॉन सेल आपका क्या होता है, एक्टिव होता है। तब वैसे बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि के बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रयासरत रहना, स्टेप बाय स्टेप प्रयासरत रहना है, ठीक है ना। और अपने आप को कहाँ तक ले जाना है, शिखर तक पहुँचाना है, ठीक है ना। तो चलो आगे अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहला चीज़ जो टॉपिक का नाम है, ठीक है ना, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले थे। टॉपिक का नाम है क्या बेटा, है ठोस में दोष। टॉपिक का नाम है ठोस में दोष या अपूर्णता, या अपूर्णता, ठीक है ना। तो ठोस में दोष या अपूर्णता का क्या तात्पर्य होता है, ठीक है ना, ये जो समझना है ना। अच्छा, तो ठोस क्या है, एग्जैक्टली ठोस क्या है। तो ठोस को तो हम लोगों ने देखा है, किसके रूप में देखा है, ठोस को क्रिस्टल तंत्र के रूप में देखा। और क्रिस्टल तंत्र क्या होता है,
तो क्रिस्टल तंत्र आपने पढ़ा है कि क्रिस्टल तंत्र क्या है। तो क्रिस्टल तंत्र जो है एक नियमित व्यवस्था है। क्रिस्टल तंत्र जो है वो क्या है, एक नियमित व्यवस्था है। किसका नियमित व्यवस्था है, तो परमाणु का नियमित व्यवस्था हो सकता है, अणु का नियमित व्यवस्था हो सकता है और आयन का नियमित व्यवस्था हो सकता है। तो मैं बोलूँ अगर ठोस को हम एक क्रिस्टल तंत्र के रूप में देख रहे हैं तो उस क्रिस्टल तंत्र में क्या एक नियमितता है ना। और ये जो नियमित है, नियमित व्यवस्था है, वो नियमित व्यवस्था किसका हो सकता है, परमाणु का, अणु का और आयन का। और परमाणु, अणु और आयन का ये जो नियमित व्यवस्था है उसके लिए हमने कुछ निश्चित चीज डिफाइन किया है। वो निश्चित क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। वो निश्चित क्या होना चाहिए, वो निश्चित दाब होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बात करूं क्या कि अगर मैं किसी परमाणु, अणु और किसी आयन को, है ना, एक व्यवस्थित क्रम में, एक नियमित क्रम में, एक स्थिर तापमान और दाब पे रखते हैं तो वो क्रिस्टल तंत्र कैसा होना चाहिए, वो क्रिस्टल तंत्र कैसा होना चाहिए, वो क्रिस्टल तंत्र पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर मैं ये बदलाव करूं, तापमान और दाब में बदलाव कर दूं मैं, है ना, तो आपका ठोस जो हो जाएगा वो पूर्ण से क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो किसी ठोस का पूर्ण से अपूर्ण होना ही ठोस में क्या कहलाएगा, दोष कहलाएगा। ठोस में क्या कहलाएगा, दोष कहलाएगा। समझ में आया। मतलब जो नियमित व्यवस्था है आप उसमें सिर्फ किसी भी प्रकार से क्या करो, अनियमितता उत्पन्न कर दो, अव्यवस्था का क्रम उत्पन्न कर दो, ठीक है ना, तभी वो क्या कहलाएगा, ठोस में दोष कहलाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, है ना। तो मैं परिभाषित कर सकता हूं बेटा, देखो कि ठोस में दोष क्या है, मैं परिभाषित कर सकता हूं ठोस में दोष क्या है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, किसी क्रिस्टल तंत्र, किसी क्रिस्टल तंत्र, हाँ किसी क्रिस्टल तंत्र, ठीक है ना, या जालक में मौजूद, ठीक है ना, जालक में मौजूद परमाणु, अणु, आयन, है ना। तो जालक में मौजूद परमाणु, अणु अथवा आयन, ठीक है ना, अथवा आयन की अव्यवस्था या अनियमितता, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, ठोस में दोष कहलाते हैं, ठोस में दोष कहलाते हैं। इसका मतलब है क्या कहलाते हैं, इसका मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल तंत्र का, जो भी आपका क्रिस्टल तंत्र है, उस क्रिस्टल तंत्र के एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो आप क्षेत्र विकसित कर रहे हैं वो स्वस्थ क्षेत्र होना चाहिए। समझ में है ना। तो स्वस्थ कब होगा, जब तापमान मेंटेन कर सकते हैं, दाब मेंटेन कर सकते हैं, दो परमाणु अणु के बीच का आकर्षण बल मेंटेन कर सकते हैं, दो परमाणु और अणु के बीच के जो अंतराण्विक दूरी है आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर ये सब व्यवस्थित है तो ठोस में दोष उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो ठोस में दोष उत्पन्न होता चला जाएगा। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ क्या, ये जो समझिएगा कि कोई भी क्रिस्टल तंत्र है, मैंने बोला एक व्यवस्था क्रम है, मान लेते हैं यहाँ पर है पहला परमाणु है, इसके बाद में दूसरा, ठीक है, तीसरा परमाणु है, चौथा परमाणु, फिर एक लेयर और बना दें कुछ इस तरीके से। तो ये कैसा व्यवस्थित है, व्यवस्था का क्रम है, अनियमित या नियमित, ये तो नियमित क्रम है ना, ये सभी एक प्रकार के दिख रहे हैं। और इस अनियमित क्रम में जो, हाँ मतलब सॉरी, ये इस नियमित क्रम में मैं बात कर रहा हूँ क्या, इन चारों को एक साथ अगर जोड़ते हैं और ठीक बगल वाला भी, है ना, इन चारों को भी एक साथ जोड़ते हैं, है ना, तो हमें एक शुद्ध ठोस देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, किसी भी प्रकार से मतलब मान लो क्या, मैं ये एक परमाणु है यहाँ पे, है ना, आपको दिख रहा होगा ये परमाणु है, मैंने बोला क्या, इस बिंदु पर मैंने तापमान का परिवर्तन कर दिया, इस बिंदु पर मैंने क्या परिवर्तन कर दिया, तापमान बढ़ा दिया, और तापमान इतना बढ़ा दिया कि तापमान को मैं उसके गलनांक बिंदु तक ले गया, तापमान को मैं कहां तक ले गया, गलनांक बिंदु तक ले गया। तो क्या वो कण वहां पे मौजूद होगा या फिर वो द्रव के रूप में रूपांतरित होकर के पिघल जाएगा। और जब द्रव के रूप में रूपांतरित होकर पिघल जाएगा तो वो अपने स्थान को वैकेंट करेगा, खाली कर देगा, वहां से बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया तो क्रिस्टल तंत्र में एक दोष उत्पन्न करेगा, और वो दोष क्या कहलाएगा बेटा रे, वो दोष ठोस में दोष कहलाएगा। और वो दोष सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल तंत्र के एक ही बिंदु पर दिख रहा है या उसके सभी बिंदु पर दिख रहा है,
एक ही बिंदु पर दिख रहा है। तो मैं कहता हूं कि अगर वो किसी एक ही बिंदु पर दिख रहा है ना, तो वो ठोस जो है ना, जो दोष है, नहीं बेटा, उस ठोस में जो दोष उत्पन्न हुआ वो बिंदु दोष होगा, है ना, क्योंकि परमाणु को आपने सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से हटाया है ना। कहाँ से हटाया है? एक बिंदु से हटाया। ये खाली स्थान है, ये वैकेंट है। अगर ये वैकेंट है ना, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर क्या उत्पन्न कर दिया? आपने यहाँ पे रिक्तिका उत्पन्न कर दिया, और यही रिक्तिका क्या करता है? एक दोष उत्पन्न कर रहा है, और किसी पार्टिकुलर बिंदु पर ये दोष उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं क्या? किस प्रकार का दोष है ये? बिंदु दोष। तो इस बिंदु दोष को उत्पन्न करने के लिए मैंने क्या परिवर्तित किया? तो तापमान जो है ना, वो थर्मोडायनेमिक का टर्म होता है, और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है उष्मागतिक। क्या कहलाता है? उष्मागतिक। मतलब तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो किस सिद्धांत पर आप काम कर रहे हैं? उष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे दोष को सिर्फ बिंदु दोष ही नहीं कह सकते हैं, बल्कि आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, और वो नाम क्या है? उष्मागतिक दोष। समझ में आया क्या कहलाता है? उष्मागतिक दोष। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कोई कंफ्यूजन वाले याद तो नहीं बेटा? तो मैं बात कर रहा था, देखो क्या मैं बात कर रहा था, क्या देखो, यानी कि ठोस में दोष क्या है बेटा? तो मैंने क्या बोला? किसी क्रिस्टल तंत्र या जालक में मौजूद परमाणु, अणु अथवा आयन की अव्यवस्था या अनियमितता क्या कहलाता है? ठोस में दोष कहलाता है। तो दोष हो कितने प्रकार के सकते हैं? तो ठोस दो प्रकार के दोष के हो सकते हैं। यहां पर तो मैंने सिर्फ एक बिंदु से हटाया। कितने बिंदु से हटाया बेटा? एक बिंदु से हटाया। अगर मान लो क्या है, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है, ये एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है, ठीक है ना, है ना, ये एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है, और मैंने बोला क्या कि इस क्रिस्टल तंत्र के किसी एक कॉलम के सभी परमाणु को हटा दिया जाए, ठीक है ना, कॉलम के सभी परमाणु को हटा दिया जाए, कुछ ये व्यवस्था क्रम है। और मैंने बोला क्या, उसके कॉलम के किसी सभी परमाणु, लाइक जैसे यहां से लगातार परमाणु को हटा दिया, ये हटा दिया मैंने, ये कतार है, इस कतार से मैंने परमाणु को हटा दिया, है ना। अच्छा, इस कतार से मैंने परमाणु को हटा दिया, तो व्यवस्था क्रम कुछ ऐसा है, ठीक है। बस ये तीन हटाया मैंने, ठीक है, दो ही हुए बेटा, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। अर्थात यहां पे क्या देख पा रहा हूं, इस पूरे रो में, इस पूरे कॉलम में, है ना, इस पूरे कॉलम में, इस पूरे स्तंभ में एक भी परमाणु मौजूद नहीं है, तो एक लाइन से हटा दिया ना, तो ये वाला जो दोष कहलाता है वो दोष क्या कहलाएगा? रैखिक दोष। तो समझता ना, ठोस में दो प्रकार का दोष होता है, एक होता है क्या आपका बिंदु दोष, और दूसरा क्या होता है आपका रैखिक दोष। बिंदु दोष कहने का मतलब क्रिस्टल तंत्र के किसी एक जालक बिंदु से आप परमाणु को हटा दे, या किसी जालक बिंदु पर दूसरा परमाणु भेज दे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? बिंदु दोष कहलाएगा। और पूरे एक कॉलम यानी एक स्तंभ से या एक कतार से अगर परमाणु को हटा दे, तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक दोष कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या है, यानी बेटा देखो क्या है, ठोस में दोष कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, है ना। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर कि ठोस में दो प्रकार के दोष हैं। ठोस में दोष के प्रकार, तो ठोस में दोष के दो प्रकार हो गए। एक हो गया बेटा क्या? बिंदु दोष। क्या हो गया? बिंदु दोष। और दूसरा जो दोष हो गया बेटा वो क्या हो गया आपका? रैखिक दोष। पहला बिंदु दोष, दूसरा रैखिक दोष। तो बिंदु दोष यहां पे है हमारे पास, है ना। तो बिंदु दोष क्या होता है देखो, बिंदु दोष क्या कहला सकता है देखो, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? किसी क्रिस्टल जालक का वह दोष, किसी क्रिस्टल जालक, है ना, किसी क्रिस्टल जालक का वह दोष, है ना, जिसमें किसी एक जालक बिंदु से, जिसमें किसी एक जालक बिंदु से, ठीक है ना, परमाणु, किसी एक जालक बिंदु से, है ना, जिसमें किसी एक जालक बिंदु से परमाणु
अणु अथवा आयन में अव्यवस्था या अनियमितता ठीक है ना, उत्पन्न की जाए, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे बेटा? बिंदु दोष कहेंगे। उसे बिंदु दोष कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्या लिखा मैंने? किसी क्रिस्टल जालक का वह दोष जिसमें किसी एक जालक बिंदु से परमाणु, अणु अथवा आयन में क्या उत्पन्न किया जाए? अनियमितता उत्पन्न किया जाए, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? बिंदु दोष कहलाएगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन वाले आप तो नहीं? जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा क्या कि एक परमाणु का तापमान बदल दिया तो वो परमाणु पिघल के हट गया, वहां पर क्या क्रिएट कर दिया? एक वैकेंट स्पेस क्रिएट कर दिया, है ना। अच्छा, दूसरा जो है वो है क्या आपका? रैखिक दोष। दूसरा क्या है? देखो, रैखिक दोष। तो रैखिक दोष कहने का मतलब क्या होता है? रैखिक दोष, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? वह क्रिस्टल जालक दोष, ठीक है ना, जिसमें अणु, परमाणु, ठीक है ना, अथवा आयन को, ठीक है ना बेटा? क्या बेटा? अथवा आयन को पूर्ण कतार या स्तंभ से हटा दिया जाए, या स्तंभ से क्या किया जाए बेटा? हटा दिया जाए, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? रैखिक दोष कहते हैं। उसे रैखिक दोष कहते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है ना? तो ये हम कह सकते हैं क्या, इस प्रकार का दोष होता है। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसी में मैंने बोला क्या कि उष्मागतिक दोष भी होता है। मैंने क्या बोला? आपको ये भी चीज समझना है, उष्मागतिक दोष का क्या मतलब होता है। उष्मागतिक दोष, तो किसी क्रिस्टल तंत्र में या किसी क्रिस्टल जालक में आप क्या परिवर्तित करें? तापमान या दाब परिवर्तित करें। तापमान या दाब परिवर्तित करने से जो अपूर्णता उत्पन्न होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा उष्मागतिक दोष। क्या लिख सकते हैं? उष्मागतिक दोष। यानी क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो, ठोस के वह दोष, है ना, ठीक है ना, जो तापमान एवं दाब परिवर्तित करने के फलस्वरूप, है ना, तापमान एवं दाब परिवर्तित करने के फलस्वरूप उत्पन्न हो, है ना, उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उष्मागतिक दोष कहते हैं। उसे उष्मागतिक दोष कहते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आना? तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल होता है। देखो ना, हम लोग ना एक शब्द समझ लेते हैं, इंग्लिश में उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इस थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या, आपके पास बर्फ है, आप तापमान बढ़ा दे रहे हैं तो बर्फ किस में रूपांतरित हो गया? जल में, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास गैस है, कौन सा गैस है? CO2 है, आप दाब बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये CO2 किस में रूपांतरित हो गया? ठोस में। इसको ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्राई आइस। इसका मतलब क्या है? देखो तो, तापमान और दाब बदलने से, ठीक है ना, तापमान और दाब बदलने से अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। किसका परिवर्तन हो रहा है? अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो अवस्था का परिवर्तन करने वाले घटक हैं वो हैं कौन? तापमान और दाब हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकते हैं, तो इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं इसको? स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। तो उष्मागतिकी के हिसाब से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, ये चार जो है ना, ये स्टेट वेरिएबल्स। और अगर आप इसका प्रयोग करके कोई दोष उत्पन्न करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो टर्म क्या होगा? उष्मागतिक दोष होगा। क्या कहलाएगा वो बेटा? उष्मागतिक दोष, ठीक है ना, है ना। जो टर्म है वो क्या है?
उष्मागतिक दोष, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का मतलब ही दोष होता है ना। कहते हैं ना डिफेक्टिव पीस ले आया यार मार्केट से कुछ परचेस करने के लिए, अरे यार डिफेक्टिव पीस मिल गया है ना। नहीं बोलता है, सीखो सीखो ये सब चीज है ना, सीखोगे क्या। गांव छोड़ के शहर आया पढ़ने के लिए तो कुछ तो नया चीज सीख के जाओगे यहाँ से, है ना। सीखने में क्या कोई बुराई है, नहीं ना, है ना। अगर हमारा उद्देश्य ही कुछ सीखना है तो दीज आर द प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल, आप उसको सीखो ना, क्या बुराई है उसमें, कोई बुराई नहीं है ना। ऐसे ही मतलब कि ये लोग हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं सबके जीवन में होते रहती है। हमारे भी जीवन में एक बार ऐसी घटना हुई, ठीक है ना। तुम्हारे जैसा हम भी थे 12th क्लास में, ठीक है ना, और नीट का एग्ज़ाम देने के लिए रांची गए हुए थे। हमारे एक रिलेटिव हैं, ठीक है ना, झारखंड में, तो बहुत ही रिच हैं और हाई फाई फैमिली हैं, तो उनके यहाँ हम स्टे करने के लिए रुके थे। और डेफिनेटली उस समय तुम्हारे जैसा मैं भी शरीफ था, है ना। तो क्या था ना कि मतलब वहाँ गए तो सब्जी बनी थी, नेनुआ होता है ना, परोड़ और चना डाल के सब्जी बना हुआ था। तो नेनुआ तो ऐसे ही मीठा होता है, उसमें चना डाल दिए तो और मीठा हो गया, है ना। और घर वहाँ पे क्या हुआ ना कि नमक डालना भूल गया, ठीक है, नमक डालना वो लोग क्या किए सब्जी में भूल गए, और मुझे खाना दिया गया। मतलब टाइम हो रहा था एग्ज़ाम देने के लिए, तो मुझे खाना दिया गया। मैं थोड़ा थोड़ा सबसे खाया और सब्जी वो दिखा ना पूरा एकदम मीठा ही लग रहा था। मुझे लगा हो सकता है बड़े लोग हैं तो बड़े लोग का हो सकता है ऐसा कुछ होता होगा कि चीनी डाल के सब्जी बनाते होंगे। मैं चुपचाप, ठीक है ना, खाया, समझ गए ना। तो वो उधर से आए, ठीक है ना, तो पूछे क्या ग्रेवी डालूं क्या। मैंने मुझे पता नहीं था कि ग्रेवी का मतलब झोड़ होता है, ठीक है ना। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई नया डिश होगा तो टेस्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है टेस्ट करने में, है ना। तो मैंने बोला हाँ थोड़ा सा दे दीजिए। वो बेचारे गए वही चना और परोड़ वाला सब्जी का जोर लाए और उसमें डाल दिए। हम खाना खाने के बाद बाहर निकले, ठीक है ना, और भर पेट पहले हंसे। अब बाहर किस लिए, इसलिए नहीं कि सब्जी क्या था मीठा था, इसलिए कि हमको ग्रेवी का मतलब झोर होता है ये नहीं पता था, हम इसलिए भरपेट हंसे। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए लोगों को, है ना। ग्रेवी का क्या मतलब होता है, झोर होता है। अब कई सारा होता है, तुम देखो ना, तुम जैसे शहर आए, शहर में बड़ा बड़ा सा क्या होता है होटल होता है, वहाँ पे तुम देखते हो क्या कि खाना तुम्हारा ख़त्म हो जाए तो टेबल पे एक बड़ा सा बॉल होता है, कटोरा जिसको तुम बोलते हो, है ना, उसमें गर्म पानी और 2 बगल में नींबू लेकर के आता है वेटर। तो हमारा एक दोस्त था, उसको पता नहीं था, उसको हम वैसे ले गए। वो क्या किया, खाना वाना खत्म किया हो, एकड़ा पी लेबो तो पच जेतो खनवा हो, धड़ाक सा उसमें गारा पी गया, है ना। तो ये सब चीज़ सीखना चाहिए डेली लाइफ में, नहीं तो फिर ये सब घटनाएं आपके जीवन में भी क्या होगा, होते रहेगा। तो इसलिए हम लोग के साथ जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखते रहोगे ना, है ना। तो समझो, देखो थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने बोला क्या अंग्रेजी का वर्ड है, पता करना चाहिए, है ना। डिफेक्टिव पीस दे दिया, नहीं तो कुछ डिफेक्टिव पीस दे देगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, है ना। और बोल देगा कि तुम दुकानदार को हट खराब है तो नहीं मानेगा, लेकिन डिफेक्टिव बोल देगा तो कहेगा भाई बच्चा तेज है, पढ़ने वाला है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ फर्क पड़ता है, समझ में आया ना, तक कोई डाउट तो नहीं था ना। ठीक है, तो आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, ठीक है ना। देखो उसको भूख लग गया है, इसको खाली भूखे लगल रहता है। कहे भी थे कि रे तुम्हारे लिए एगो मेस खोल देते हैं, ठीक है ना, कहे थे कि एगो मेस खोल देते हैं, उसमें हम रोटी वोटी बनाएंगे, चावल उवल सब्जी उब्जी बनाएंगे, दोनों टाइम आके खा लेना। तो कहता है नहीं, बनवा दें। 5 रुपये रोटी उतना महंगा खिलाएंगे खाना, पागल है बच्चा, पागल है। तब अभी हम लोग गए थे, ये 2 दिन पहले ही कुछ कार्यक्रम था, कुछ फंक्शन था, फैमिली फंक्शन था, वहाँ पे ताई पे रोटी बना के 13 रुपये पीस खिलाया, ठीक है ना। 4 गो रोटी खाए 52 रुपये में। सोचो ना, माई बाप बना के देता है तो हम लोग झल्लाते हैं कि हट ऐसने रोटी दे रहे हैं, है ना। तो चलो देखो कोई बात नहीं, इतना ही रहने दें, बोलो चलो ठीक है, फिर तो कल तो छुट्टी ही रहेगा ना,
है ना। कल तो छुट्टी ही रहेगा, ठीक है। चलो रंग बिरंगा से हैप्पी होली, है ना। एडवांस क्या, मार्च घुसा के पूरे महीना होली रहता है। हैप्पी होली टू ऑल अरिहंतम फैमिली। छोटा बच्चा मनाने लगा। विथ स्माइल, ठीक है ना। क्या बेटा? तुम ही लोग ना मांग रहा छुट्टी। चलो ठीक है फिर, है ना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक ना? चलो।